आरोही ने ना में सिर हिलाया और आंखों में आंसू लिए। वो बोली, अद्विजय, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता कि कार इतनी तेज चलने लगेगी। मैंने कभी साइकिल भी नहीं चलाई। आपने ही मुझे मजबूर किया। रोना बंद करो, अद्विजय ने आर्डर देते हुए कहा। तो आरोही और ज्यादा रोने लगी। तभी अद्विजय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, क्या तुम्हें उल्टा सुनाई देता है? जब कहा कि रोना बंद करो तो तुमने स्टार्ट कर दिया। अद्विजय ने फिर गुस्से से कार डोर को खोला और आरोही को बाहर उतरने के लिए कहा। फिर वो खुद भी आरोही का सहारा लेकर कार से बाहर निकला। आरोही कांपते हुए कार के बाहर खड़ी अद्विजय थी। अद्विजय ने अपने खुले घाव पर हाथ रखते हुए कहा, दंश, यहाँ आओ। अद्विजय की बात सुनते ही अचानक पेड़ों के बीच से दंश बाहर निकल आया। उसने ड्राइविंग सीट पर आकर कार को ड्राइव किया। आरोही को छोड़कर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। आरोही बुरी तरह घबरा गई थी। डरते हुए वो अंदर जाने लगी। उसने कई बार मुड़कर देखा। वो अंदर जाते हुए भगवान से प्रे करने लगी कि अद्विजय ठीक हो। क्या आरोही की वजह से आ जाए अद्विजय की जान मुसीबत में? दंश कब तक अद्विजय से सच छुपाएगा? एपिसोड। मेरा स्टैमिना अच्छा है, चलो ये रात एक साथ बिताए। उस रात अद्विजय के बारे में सोच कर आरोही को नींद नहीं आई। वो अद्विजय को कॉल और मैसेज करके उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगी। जब अद्विजय से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो आरोही अपने बेडरूम से निकली। उसने कुमार के रूम के बाहर जाकर डोर पर नोक किया। कुमार ने दरवाजा खोला। उसने अपनी आंखों को मलते हुए आरोही को देखकर कहा, मामी जी, इतनी रात गए आप? आरोही ने कुमार का हाथ पकड़ा और बोली, कुमार, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। ये सुनकर कुमार ने पूछा, क्या हुआ मामी जी? आरोही ने जवाब दिया, कुमार वो हॉस्पिटल गए हैं, मुझे उनकी फिक्र हो रही है, जाकर। ये सुनकर कुमार ने कहा, थोड़ी देर रुके मामी। ये कहकर वो अपनी कार की चाबी लेकर आया। आरोही का हाथ पकड़ कुमार विला से बाहर निकल गया। कुमार रात के 3 बजाने पर भी सोया नहीं वो था। सिया को याद कर रो रहा था। जब आरोही ने डोर पर नॉक किया तो वो पहली बार में ही बाहर जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा और नींद में होने का नाटक किया। रास्ते में आरोही को दिलासा देते हुए वो हॉस्पिटल पहुंचा। आरोही जल्दी से अद्विजय के वार्ड में गई। दंश ने आरोही को अंदर जाने दिया। अद्विजय के पास बैठ आरोही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वो रोते हुए उससे माफी मांगने लगी। अद्विजय ने उससे कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से आरोही को और गिल्ट महसूस होने लगा। आरोही सिसकते हुए उसे कई बार माफी मांग चुकी थी। अद्विजय ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरोही के गाल को छूते हुए वो कहा, क्या तुम रोने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती? ये सुन आरोही चुप हो गई। अद्विजय आगे बोला, इतनी रात को दोबारा कभी घर से बाहर मत निकालना। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद आरोही अद्विजय के बेड पर सर रखकर सो गई। अद्विजय ने करवट ली और आरोही को देखने लगा। अचानक अद्विजय ने आरोही के माथे पर आए बालों को साइड किया। चेहरे पर हो रही गुदगुदी की वजह से आरोही ने अपनी आंखें खोली। उसने अद्विजय की ओर देखा। अद्विजय ने उसके चेहरे को देखा और बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए कोशिश जारी कर देनी चाहिए? ये सुन आरोही कंफ्यूज हुई और बोली, कौन सा सपना? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, तुम्हारी बेटी चाहती है कि उसका एक भाई हो। आरोही हैरान होकर बोली, अद्विजय, आप अपनी हालत देख रहे हैं, फिर भी इस तरह की बातें? ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, डोंट वरी, मेरा स्टेमिना काफी स्ट्रांग है, इस छोटी सी चोट से कम नहीं हुआ। आरोही ने कहा, अद्विजय आप। आरोही आगे कुछ नहीं कह पाई। वो उस बेशर्म इंसान को क्या ही जवाब दे सकती। अद्विजय आगे बोला, वैसे मैं जिंदगी में एक ही लड़की के करीब आया हूँ, वो भी नशे में। सो अगेन, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं पूरी तरह से कैपेबल हूँ या नहीं। आरोही ने कहा, आपको अपना स्टेमिना ही चेक करना है तो जाएं, अपने पैसे से खरीद लाएं किसी हुस्न की परी को। ये कहकर आरोही गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने गुस्से में अपनी आर्म्स को फोल्ड किया। अब उसके मन में अद्विजय के लिए कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि अद्विजय इसके ही लायक था। ऊपर से कार चलाने के लिए अद्विजय ने ही उसको मजबूर किया था। अगर वो उसे कार ड्राइव करने के लिए नहीं कहता तो उसकी ये हालत नहीं होती, न ही आरोही को गिल्ट में पूरी रात जागना पड़ता। इसी बीच अद्विजय हॉस्पिटल रूम में मुस्कुराया। आरोही की आंखों में आंसू देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे आरोही से प्यार से जैसे बात करना ही नहीं आता। वो आरोही से कह देना चाहता था कि उसे रोने या गिल्टी महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने ये ना कहकर आरोही के साथ बेशर्मी भरी बातें की, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। गुस्से से भरी आरोही के बारे में सोचकर अद्विजय अचानक मुस्कुराने लगा। तभी रूम में कुमार एंटर हुआ। उसने अपने मामा जी को देखा। अद्विजय की आंखों के सामने कुमार का एक्सप्रेशनलेस चेहरा दिखाई दिया। कुमार ने अपने मामा जी का हाथ पकड़ा। इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाता, अद्विजय ने कहा, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुमार ने अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ही कहा, आपकी परवाह कौन करता है? मैं तो आपके जागने का इंतजार इसीलिए कर रहा था ताकि आप मुझे बताएं कि आपने मेरी मामी जी को ऐसा क्या कहा है जिससे कि वो गुस्सा है। कुमार की बात सुनकर अद्विजय शॉक्ड हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आरोही ने कुमार पर कैसा जादू कर दिया है। इस समय अद्विजय अपने आप को कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस कर रहा था। उसने हॉस्पिटल बेड से उठकर कुमार को अपने पास बुलाया और कहा, अभी वो कहाँ है? कुमार ने अद्विजय की बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप सच में मामी जी की चिंता कर रहे हो? आखिर वो है ही क्या आपके लिए? शी इज माई वाइफ एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कुमार, अद्विजय खोडली बोला। अचानक कुमार ने अद्विजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया। अद्विजय आगे भी उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन कुमार के उसके कंधे पर सिर रखने के बाद वो कुछ नहीं कह सका। उसने प्यार से कुमार के सिर पर हाथ फेरा। कुमार ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद टपक गई। वो हमेशा सबके सामने स्ट्रांग होने का दिखावा करता था ताकि कोई कभी उसके लिए परेशान न हो। मॉम डैड को खोने के बाद अकेलापन कुमार को उनकी याद दिलाता था। अद्विजय उसकी ये हालत देख उसे अपने रूम में सुलाता था, इसलिए कुमार ने देखा था कि अद्विजय कितना काम करता था। जब वो अद्विजय के बिस्तर में ही सो जाता, तब अद्विजय लैपटॉप बंद कर अपने किसी भी प्रोजेक्ट या आगे अपनाने वाली बिजनेस स्ट्रेटजीज को वो नोटबुक में लिखता। क्योंकि लैपटॉप की आवाज से कुमार जाग जाता, इसलिए उसने नोटबुक में काम करना शुरू किया। उन सब बातों को याद कर कुमार बोला, मामा जी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जिसका कोई हिसाब भी नहीं। आप हमारे दोस्त, हमारे सेवियर बने, और वहीं मामी जी के आते ही हमारी जिंदगी में जो एक परिवार की कमी थी वो पूरी हो गई है। मामा जी, प्लीज हमारे खातिर उन्हें एक पत्नी का दर्जा दे दीजिए, उन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। अद्विजय बोला, कुमार, रात बहुत हो गई है, जाओ आरोही को रावत विला ले जाओ। ये सुनकर कुमार उस हॉस्पिटल रूम से बाहर निकला। उसे पता था कि अद्विजय उसकी बात जरूर सुनेगा। इसी बीच अद्विजय ने सभी के जाने के बाद अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसे घुटन महसूस हुई और उसने अपनी भारी आंखों को खोला। रात के करीबन 3 बज रहे थे। अद्विजय के कमरे की खिड़कियां खुली और उसमें से ब्लैक कलर के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहनकर कोई शख्स अंदर आया। उसने अपने हाथों में एक चाकू पकड़ा हुआ था और उसने जाकर पहले अद्विजय की गर्दन पकड़ी और फिर उसके ऊपर बैठ गया। अद्विजय ने उस इंसान के चेहरे से मास्क खींचा। जब अद्विजय ने उस इंसान का चेहरा देखा तो वो हैरान होकर बोला, आरोही, तुम? आरोही एक डेविल लुक के साथ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं, आपने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, बहुत परेशान किया है। आज उन सभी बातों का बदला लिया जाएगा, वो गहरी आवाज में बोली, और ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को अद्विजय की गर्दन के पास बिस्तर में घुसाया। चाकू को बिस्तर में घुसाकर उसने बिस्तर को चीर दिया। अद्विजय ने आरोही की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, तुम अद्विजय रावत से बदला लोगी, तुम एक कमजोर लड़की। आरोही अपनी गहरी आवाज में बोली, ये कमजोर लड़की रात में कमजोर नहीं रहती। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, क्यों, रात में ऐसा क्या है? आरोही ने जवाब दिया, रात में वो नशा है
जिस नशे में चूर होकर हर आदमी अपने होश खो देता है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, लेकिन मैं तो होश में हूँ। आरोही ने कहा, नहीं, आप होश में नहीं हैं, अभी। ये कहते हुए आरोही ने अपने हाथ की उंगलियों को अद्विजय के चेहरे से लेकर उसकी गर्दन पर फिराया। फिर वो झुकी। उसके होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक थी। उसने अपने महकते होठों को अद्विजय की गर्दन पर रखा और झुककर वो अपने दांतों में अद्विजय की दाढ़ी को भरकर खींचने लगी। अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही के मुंह को पकड़कर बोला, आरोही, तुमने सही कहा, रात में एक नशा है। चलो आज इस नशे से भरी रात को एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं। ये कहकर उसने आरोही को पलटा। फिर उसने अपने दोनों घुटनों को आरोही की कमर के दोनों ओर रखा। आरोही ने अपनी कोहनियों को बिस्तर पर रखा और वो उठने की कोशिश करने लगी। अद्विजय ने अपने हाथ में आरोही के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे ब्लॉक करके अपने होठों से आरोही की गर्दन को चूमने लगा। आरोही ने ब्लैक कलर की एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी ज़ैप आगे की ओर थी। अद्विजय ने एक ही झटके में उस जैकेट की चेन को खोला। फिर उसने आरोही की गर्दन के नीचे चूमते हुए कहा, क्या इस खेल में तुम पछताने वाली नहीं हो? आरोही ने कहा, बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसने एक स्माइल पास की। अद्विजय उसकी कमर पर, उसकी नाभि पर चूमते हुए बार बार आरोही के चेहरे को देख रहा था। आरोही की घनी पलकें बंद थीं और उसके होंठ खुले हुए थे। आरोही ने पैशनेटली अद्विजय के होंठों को चूमा। आई एम सॉरी अद्विजय जी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अद्विजय के ऊपर बैठी टीना ने कहा। अचानक अद्विजय उठकर बैठ गया। उसने कसकर उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें मैं कोई खिलौना लगता हूँ जो हर बार खेलकर यूं ही निकल जाती हो? अद्विजय ने कहा। उसकी बात सुनकर टीना मुस्कुराई और बोली, जो आपने मेरे साथ किया है, शायद मैं उसका ही बदला आपसे ले रही हूँ मिस्टर रावत। तो बताइए, क्या आपको बुरा लगा? टीना की बात सुनकर अद्विजय ने उसे बिस्तर पर लेटाया और अपने होठों को उसके कंधे पर ले जाकर उसे चूमा। भले ही अद्विजय बीमार था, मगर उसकी किस उसके पैशन को दिखा रही थी। अचानक आरोही के बगल में जो चाकू रखा हुआ था, उसने वो चाकू उठाया और अद्विजय के घाव पर वार करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अद्विजय को अपने घाव में दर्द हुआ तो उसने अपने हाथ को घाव पर रखा तो उसे वहां पर कोई चाकू महसूस नहीं हुआ। उसने आंख खोली तो उसे ये एहसास हुआ कि ये कोई सपना था। आरोही तो वहां थी ही नहीं। अद्विजय ये सोचकर हैरान था कि उसको कब से इस तरह की वाइल्ड इमेजिनेशन होने लगी। अगली सुबह दंश अद्विजय को वापस रावत विला ले गया। अपने रूम में आकर अद्विजय ने बेड के पास रखी बेल को बजाया। कुछ नौकर जल्दी से अद्विजय के रूम में एंटर हुए। अद्विजय उनसे बोला, आरोही कहाँ है? नौकरों ने अपना सर झुकाए हुए कहा, मैडम तो सुबह से ही घर पर नहीं है। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कोई बताएगा कि वो कहाँ गई है? ये सुनकर राशि ने जवाब दिया, नहीं छोटे मालिक, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर अद्विजय ने नौकरों पर अपना गुस्सा निकाला और अपनी शर्ट पहनते हुए व्हीलचेयर पर बैठा और लिफ्ट से नीचे चला गया। उसने देखा तो उसके सामने राज और कुमार डाइनिंग एरिया में थे। उन्हें देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। राज और कुमार अद्विजय को सामने देखकर डर गए, क्योंकि वो छुपकर इस घर में रहने वाले थे। आरोही ने कहा था कि जब कभी अद्विजय नीचे आएगा तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर देगी, लेकिन अब जब आरोही घर पर नहीं थी तो उन्हें इन्फॉर्म करने वाला भी कोई नहीं था। उन दोनों को लगा कि अद्विजय अब उन्हें कोई सजा देगा, लेकिन अद्विजय ने ऐसा कुछ न करते हुए उनसे भी वही सवाल किया, आरोही कहाँ है? ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, नहीं, हमें नहीं पता वो कहाँ है। अद्विजय कुमार से बोला, तुम्हारे साथ वो हॉस्पिटल आई थी ना? कुमार ने कहा, हाँ, लेकिन इसके बाद वो रात को घर भी तो आ गई थी। ये सुनते ही अद्विजय ने कहा, दंश कहाँ है? उसे बुला कर लाओ। कुमार जल्दी से भागकर बाहर गया, लेकिन उसे दंश कहीं नहीं दिखा। साथ ही पार्किंग में खड़ी एक कार भी गायब थी। कुमार ने अंदर जाकर ये बात बताई। अद्विजय ने अपनी आंखें सुखोड़ी। उसे समझ आ गया कि आरोही दंश के साथ कहीं गई है। दंश को अद्विजय ने एक ही काम सौंपा था, आरोही की सेफ्टी करना। लेकिन इस बीच वो ये भूल गया था कि वो कहीं भी आरोही को लेकर जाएगा तो उसे अपने बॉस से पूछना होगा।
ये सोचकर कि अब उसके वफादार लोग भी आरोही की वजह से बिगड़ने लगे हैं, अद्विजय गुस्से से उबलने लगा। वहीं दूसरी ओर आरोही, सिया और मिस्टी तीनों निहारिका के घर पहुंची। मिस्टी ने अपने चेहरे को ढका हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मृत्युंजय या मृत्युंजय के आदमी उसे पहचाने। निहारिका ने उन सभी को देखा तो वो बोली, क्या हुआ? यहाँ ये फौज क्या करने आई है? आरोही ने कहा, आंटी जी, एल, चाची और चाचा जी कहाँ पर है? ये सुनकर निहारिका बोली, हमें नहीं पता, वो कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने अपने लिए एक घर खरीद लिया है। आरोही थोड़ी हैरान हुई। मन में ये सोचकर उसे घबराहट भी हो रही थी कि अचानक अग्रवाल परिवार के पास इतना पैसा आने की वजह वो कीमती अंगूठी तो नहीं। आरोही को परेशान देख व्यास निवास से निकलते हुए सौम्या ने उसके परेशान होने की वजह पूछी तो आरोही ने उसे सच बता दिया। सौम्या ने कहा, आरोही, वैसे तुम्हें अपने चाचा चाची जी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। आरोही ने कहा, मैं जानती हूँ, मेरी चाची जी लालची है, लेकिन गोलू और चाचा जी ऐसे नहीं है। चाचा जी कभी चाची को वो अंगूठी बेचकर ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। इस बात पर सौम्या खामोश हो गई। मिस्टी उनकी बात सुनकर बोली, अब आप क्या करेंगे? आरोही ने अपने फोन को देखते हुए कहा, मैंने उनको कई बार फोन भी किया है, लेकिन किसी ने मेरा कॉल पिक नहीं किया। मुझे लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मुझे मामा जी और गोलू की काफी फिक्र है। वो कुछ दी, मैं पुलिस स्टेशन चली गई। आरोही ने उन सभी की गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। जब ही सभी कार में बैठे तो दंश उनसे बोला, मैडम, आप अपने चाचा जी और चाचा जी को ढूंढ रही है ना? क्या दंश जानता है अग्रवाल परिवार के गायब होने का राज? क्या करेगा अब अद्विजय आरोही को गायब देख? एपिसोड। आरोही के सवाल पूछने पर दंश बोला, आपके परिवार वाले अग्रवाल निवास में है। आरोही ने कहा, क्या अग्रवाल निवास में? इस बात पर दंश ने हाँ में सिर हिलाया और कार को वो अग्रवाल हाउस के बाहर लेकर चला गया। आरोही, मिस्टी, सौम्या कार से निकले। अग्रवाल हाउस के बाहर जाकर आरोही ने बैल बचाई। उसे दंश की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जब गोलू ने दरवाजा खोला तो आरोही हैरानी के साथ बोली, गोलू, तुम? ये कहकर उसने गोलू को गले लगाया। गोलू ने आरोही को देखते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? आरोही ने कहा, गोलू, तुम यहाँ कब से हो? और मैंने तुम लोगों को इतना कॉल किया, किसी ने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया? गोलू बोला, मैं नहीं जानता, और दीदी मेरे पास तो फोन ही नहीं है। हाँ, हम इस घर में तो 3 दिन पहले ही आ गए हैं। आरोही ने कहा, क्या सभी घर में है? ये सुनकर गोलू ने जवाब दिया, नहीं दीदी, कई दिनों से निकिता दीदी और मम्मी घर पर नहीं है। आरोही थोड़ी कंफ्यूज हुई। फिर वो घर में अंदर गई। उसने चाचा जी के पैर छुए। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आरोही, तुम? फिर उन्होंने पीछे देखते हुए कहा, धानी कहाँ है? तुम उसे नहीं लाई? आरोही ने कहा, चाचा जी, वो सो रही थी, हम काफी जल्दी ही घर से निकल आए थे। ये सुनकर राघव ने आरोही को बैठने के लिए कहा। आरोही ने रिपोर्ट लिखने से लेकर सारी बातें उन्हें बताई। राघव जी बोले, अरे आरोही, मेरा फोन तो खराब हो गया था और ये निकिता और ममता पता नहीं कहाँ घूमने गई हैं। जब हम निहारिका के घर से आ रहे थे तो उन्होंने निहारिका को भी नहीं बताया कि हम वापस अपने घर में आ रहे हैं। न जाने उन दोनों माँ बेटियों के मन में क्या चलता रहता है। आरोही ने कहा, लेकिन चाचा जी, आपको ये घर वापस कैसे मिला? आप लोगों के पास पैसे? ये सुनकर राघव जी बोले, अरे नहीं आरोही, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, वो तुमने निकिता की जॉब लगवाई है ना। रावत कॉरपोरेशन में उसने बताया कि पहले दिन ही बॉस उसको पसंद करने लगे हैं और उन्होंने गिफ्ट में उसे ये घर दिया है। आरोही शौक रह गई और बोली, क्या निकिता रावत कॉरपोरेशन के सीईओ से मिली? राघव जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, शायद उसका नाम अद्विजय रावत है। ये सुनकर तो आरोही और शॉक्ड रह गई। उसने सौम्या की ओर देखा, क्योंकि कई दिनों से अद्विजय अपने घाव की वजह से ऑफिस गया ही नहीं था। तो पता नहीं निकिता किसे मिली, किसने उसे वापस अग्रवाल हाउस दिलाया और अचानक वो दोनों गायब कहाँ थी। आरोही ने उन सब बातों को अपने दिमाग से निकाला और अपने चाचा जी से सवाल किया, चाचा जी,
आपको याद है जब उस दिन मैं निकिता की जगह दुल्हन बनी थी, तब मैंने अपना सामान उस कमरे में ही छोड़ दिया था। क्या आप लोग वो सामान वापस लेकर आए हैं? ये सुनकर राघव जी बोले, नहीं बेटा, जब से वो हंगामा हुआ तब से हमें धक्के मारकर उस घर से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि हम अपना कुछ जरूरी सामान भी नहीं ले पाए थे। राघव जी कंफ्यूज होकर आगे बोले, आखिर बात क्या है आरोही? आरोही ने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो अग्रवाल हाउस से निकलने लगी। अग्रवाल हाउस से निकलते हुए सौम्या ने कसकर आरोही का हाथ पकड़ा हुआ वो था। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने मुड़कर पीछे राघव जी को देखा। राघव जी मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। आरोही नोटिस नहीं कर पाई कि सौम्या घबराई हुई थी। दंश मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रहा था। उसकी इंफॉर्मेशन सही निकली थी। सौम्या ने आरोही से सवाल किया, आरोही, अब हम कहाँ जाएंगे? आरोही ने कहा, मैं अभी रावत विला वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन धानी वहाँ है। मैं कुमार को बोलती हूँ, वो धानी को हमारे पास छोड़ जाएंगे। इस बात पर सौम्या ने कहा, लेकिन हम वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? आरोही ने अद्विजय से हुई रात वाली बहस के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। तभी मिष्टी भी बोली, दीदी, हम भी वापस घर नहीं जाएंगे। उस दिन भाई सा घर आ गए थे। उन्होंने हमें देख लिया होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते। क्या हम कुछ दिनों के लिए कहीं किराए पर रह सकते हैं? आरोही ने कहा, मिष्टी, तुम अग्रवाल हाउस में रहना चाहोगी, हालांकि घर में रूम छोटे हैं। ये सुनकर मिष्टी बोली, कोई बात नहीं दीदी, हम यहाँ रह लेंगे। सौम्या, तुम? आरोही ने पूछा। इस बात पर सौम्या घबरा गई और बोली, आरोही, वो। आरोही ने सौम्या की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, ठीक है, आज हम तीनों यहीं रुकेंगे और तीनों चिल करेंगे। कुछ ही देर में आरोही ने कुमार को कॉल करके धानी को अग्रवाल हाउस लाने के लिए कहा। कुमार ने डरते हुए कहा, मामी जी, हम लोगों का पर्दाफाश हो गया है। अब आप क्या चाहती है कि हम राक्षस की गुफा में भी जाएं? आरोही ने कहा, मतलब क्या हुआ है? ये सुनकर कुमार बोला, मामी जी, सुबह से ही धानी शैतान की गुफा में है। पता नहीं वो कैसे उस शैतान का गुस्सा झेल रही होगी। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है कुमार, आप धानी के पास जाए और उसे लेकर आए। ये सुनकर कुमार ने कहा, ठीक है, आप कहती हैं तो एक बार शैतान की गुफा में हम कदम रख देंगे। ये कहकर वो अद्विजय के कमरे में चला गया। उसने देखा कि धानी बिस्तर पर काफी सारे खिलौने रखकर खेल रही थी। वहीं अद्विजय अपने लैप पर लैपटॉप रखकर काम कर रहा था। बार बार वो धानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये नजारा देखकर कुमार काफी शॉक हुआ। फिर उसने धानी को फोन दिया। फोन पर बात करते हुए धानी बोली, ओके मम्मा। कॉल कटते ही वो बोली, कुमार भैया, चलो के पास चलते हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ आगे फैलाए। कुमार ने धानी को गोद में लिया। फिर वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर दो जलती हुई नजरें थीं। उसने मुड़कर अपनी कनखियों से अद्विजय को देखा और वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। तीनों लड़कियां एक रूम में थीं। गोलू भी उनके साथ बिस्तर पर था। चारों ने एक मूवी लगाई। फिर वो मूवी को एंजॉय करने लगी। आरोही ने उनके लिए घर पर ही मोमोज, फ्राइड राइस, रोस्टेड गार्लिक ब्रेड और काफी कुछ बनाया। एंजॉय कर वो सभी सो गई। अचानक उस रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे को खुला डर गई और उसने आरोही को कसकर पकड़ लिया। वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। सौम्या ने एक राहत की सांस ली। वो बिस्तर से उठकर बैठ गई और उसने अपने बालों को पीछे किया। आरोही ने सौम्या को देखा। तभी मिष्टी अपनी खुली टांगों पर थप्पड़ मारते हुए चिल्लाई, आहा, यहाँ पर कितने मच्छर हैं। आरोही दीदी, आपने ये तो बताया ही नहीं था कि यहाँ पर लाइट तक चली जाती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। राजकुमारी जी, ये कहकर आरोही हंसने लगी। मिष्टी उठी और बोली, भाभी सा देखिए, आपकी दोस्त हमारा कैसा मजाक उड़ा रही है। हमने कभी इस तरह के माहौल में 1 घंटा भी नहीं बिताया है और आज हमें यहाँ सोना पड़ रहा है। एक तो मच्छर, ऊपर से इतनी गर्मी। उफ। आरोही और सौम्या दोनों हंसने लगी। फिर वो बोली, राजकुमारी जी, अगर बचना है मच्छरों से और गर्मी से तो आ जाओ सड़कों पे। ये कहकर उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और तीनों घर से बाहर निकल गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में खड़े होकर आरोही ने कहा, कितनी अच्छी हवा है ना। ये सुनकर वो दोनों भी बोली, हाँ, कितना अच्छा लग रहा है यवन।
कितनी शांति है। मिस्टी उबासी लेते हुए बोले, हाँ अब तो इतनी हवा चल रही है कि हमें उल्टा सर्दी लगने लगी है। चलिए अंदर चले। ये कहकर उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या आरोही से बोली, आरोही चलो ना। आरोही ने कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ देर नीचे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। सौम्या और मिस्टी दोनों घर में अंदर चले गए। आरोही आंखों को बंद किए वहां खड़ी हो गई। कुछ देर उसे इस शांत माहौल में टहलने का मन हुआ और वो आगे चल दी। उसके पैरों में मौजूद पायल छन छन करने लगी। उसकी साड़ी का पल्लू लहराने लगा। दूध सी सफेद कमर पर पड़ती येलो स्ट्रीट लाइट से वो सितारों से आई कोई परी लग रही थी। जब आरोही पर टहलने निकली तो उसे एक भिखारी लड़की दिखी जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे थे। आरोही हिम्मत करते हुए वहां गई और उसने उंगली दिखाते हुए कहा, छोड़ो इसे। लड़कों ने आरोही की आवाज सुन उसकी ओर मुड़कर देखा। जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आरोही के फिगर को देखा तो एक लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वो आरोही की चेस्ट को छूने की कोशिश करने लगा। उस गंदी सोच वाले लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो आरोही की चेस्ट को छू सके। तभी आरोही का एक हाथ हिला और उस आदमी को आरोही ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही वो आदमी सड़क की धूल चाटने लगा और उसके मुंह से खून और कराह एक साथ निकले। बाकी के 3 लड़के ये देखकर आरोही की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथों में चाकू ले रखे थे। आरोही उन आदमियों को अपनी ओर बढ़ता नहीं देख पाई क्योंकि वो काफी देर से आश्चर्य के साथ अपने उस हाथ को देख रही थी जिससे उसने उस आदमी को मारा था। वो नहीं जानती थी कि उसमें अचानक इतनी शक्ति कहां से आ गई। वो दोनों गुंडे आरोही को जान से नहीं मारना चाहते थे, वो तो बस उसकी इज्जत को तार तार कर देना चाहते थे। उन्होंने चाकू ऐसे चलाया जिससे कि आरोही की नाइट ड्रेस की स्ट्रैप कट जाए, मगर जैसे ही चाकू आरोही के गर्दन को छूने वाला था, आरोही का हाथ आगे बढ़ा और उस चाकू को पलक झपकते ही पकड़कर एक हाथ ने उसे नीचे फेंक दिया। अब की बार आरोही ने देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ को किसी ने पकड़ा हुआ था और वो उसके हाथ को गाइड कर रहा था। आरोही ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की कि वो हाथ किसका था, मगर इससे पहले ही आरोही उस शख्स का चेहरा देख पाती, उस शख्स ने पीछे से दोनों हाथों से आरोही की कमर को पकड़ लिया। आरोही अब तो हद से ज्यादा घबरा गई। उसके आगे पीछे जो गुंडे थे वो उसे मानो अभी कच्चा खा जाना चाहते थे और उसके पीछे जो शख्स था उसके भी इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आरोही ये सोचकर खुद को कोस रही थी कि आखिर क्योंकि वो आज घर से बाहर निकली। अचानक वो जोर से चिल्लाई और उस शख्स के हाथ को काटने के लिए मुड़ने लगी, मगर तभी उस आदमी ने आरोही की कमर को पकड़कर घुमा दिया, जिसकी वजह से आरोही के पैर उन गुंडों की चेस्ट पर लगे। वो दोनों गुंडे गिर गए। इसके बाद आगे जो हुआ वो आरोही नहीं देख पाई क्योंकि उसे होल्ड किए हुए शख्स ने आरोही को अपनी पीठ पर लिटा लिया था और वो दोनों आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। उन दोनों गुंडों की चीख खुली सड़क पर गूंज रही थी। तभी आरोही ने सोचा कि वो खून खराबे से बचने के लिए यहाँ से भाग जाए। उसने उस आदमी की गर्दन को काटा, जिसकी वजह से उस आदमी ने उसे छोड़ दिया। आरोही उस आदमी की पीठ से उतरकर भागने लगी। तभी सबसे पहले वाला गुंडा उठकर आरोही की ओर आया और उसने चाकू इस बार आरोही की गर्दन को काटने के लिए चलाया। क्योंकि आरोही की वजह से उसके दोस्तों की धुलाई हो गई थी, तभी फिर से आरोही का वो सेवियर पीछे से आया। उसका सेवियर और कोई नहीं बल्कि अद्विजय था। वो आरोही को लेने आया था, मगर यहाँ आकर उसने आरोही को गुंडों के बीच फंसा देखा, जिस वजह से अद्विजय अपनी पूरी ताकत लगाकर व्हील चेयर से उठा और आरोही के पास पहुंचा। उस गुंडे के चाकू की धार की वजह से अद्विजय की उंगलियां से खून टपकने लगा था। चाकू को पकड़कर अद्विजय ने उसे ऊपर उठाया। चाकू की नोक आरोही की आंख के सामने से होते हुए ऊपर जा रही थी। इससे आरोही बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो गुंडा थोड़ा सा भी फोर्स लगाता तो वो चाकू उसकी आंख के आर पार हो जाता। मगर पीछे खड़ा हुआ अद्विजय शायद आगे वाले आदमी से ज्यादा ताकतवर था। चाकू जब आरोही के चेहरे से दूर हो गया तो अद्विजय ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा। आरोही ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसको सेव करने वाले उस आदमी का हाथ घायल हो चुका था और उस घायल हुए हाथ से खून टपक रहा था। आरोही की मांग में भर गई थी। अद्विजय ने आरोही के हाथ को पकड़कर उसे अलग किया और उस गुंडे बुरी तरह से पीट दिया। इस बार आरोही भागने की कोशिश नहीं कर रही थी,
सबको पीटने के बाद अद्विजय ने अंधेरे में आरोही को देखा। स्ट्रीट लाइट के बीच खड़ी क्लूलेस आरोही के बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। इस वक्त यकीनन वो अप्सरा लग रही थी, जिसकी खूबसूरती को देख उसे बचाने अद्विजय पल भर के लिए अपनी जगह पर जम गया था। कुछ देर बाद होश आने पर अद्विजय ने गहरी कहा, जब तुम्हें भागना चाहिए तब तो तुम भाग नहीं रही हो। ये सुनकर हड़बड़ाकर आरोही भागने लगी। भागते हुए उसने आसपास उस भिखारी लड़की को देखा तो उसे वो भिखारी लड़की वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। इसके बाद आरोही ने आव देखा ना ताव, और वो हवा की गति से भागते हुए अपने अग्रवाल निवास पहुँच गई। रूम में आते ही उसने दरवाजा काफी तेजी से बंद किया। उसे इस वक्त ये भी एहसास नहीं था कि जिसने उसे अंधेरे में बचाया वो अद्विजय था। तभी सौम्या, मिस्टी की आंख नहीं खुली थी, वो कुंभकर्ण की तरह सोई हुई थी। आरोही ने मिरर के सामने खुद को देखा तो उसे अपनी मांग में भरा हुआ लाल खून दिखाई दिया। उसने अपने माथे को छुआ और कहा, ये सब बिल्कुल फिल्मी क्यों लग रहा है। ये कहते हुए उसने रुमाल उठाया और उस खून को माथे से पोंछ दिया। बिस्तर पर बैठकर उसने कुमार को कॉल किया, मगर कुमार ने उसका कॉल पिक नहीं किया। आरोही को धानी की चिंता होने लगी तो उसने अद्विजय को कॉल किया। अद्विजय सड़क पर खड़ा अपने मन में चल रहे ख्यालों में उलझा हुआ था। जब उसका फोन रिंग हुआ तो उसने फोन को पॉकेट से निकाला। हेलो, आरोही ने कहा। मैं हूँ, क्या आप अभी तक सोए नहीं? और तुम? अद्विजय ने सवाल किया। आरोही बोली, मुझे धानी की याद आ रही थी, क्या आप उससे मेरी बात करा सकते हैं? काफी देर खामोश रहने के बाद अद्विजय बोला, वेट। ये कहकर वो अपनी कार में जाकर बैठा और उसने खुद कार को ड्राइव किया। दंश वहीं स्ट्रीट लाइट के बीच खड़ा था। गुंडों से वो आरोही को बचा सकता था, मगर जब उसने अद्विजय को देखा तो वो वहीं छुप गया था। अद्विजय को आरोही और उसकी बेटी के करीब जाते देख दंश ने सोचा कि वो अद्विजय को ये बात बता दे कि वो जिस बच्चे को ढूंढ रहा है वो मर चुका है, जिससे कि अद्विजय इस सच को जानकर अपने पास्ट से पूरी तरह मूव ऑन कर ले। लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सच बताकर अपनी ही मौत को दावत दे। आरोही ने कॉल पर काफी देर इंतजार किया। 22 मिनट बाद अद्विजय अपने बेडरूम में एंटर हुआ। उसने अपने बिस्तर पर सोई धानी को देखा और कॉल पर बोला, वो सो गई है। ओह ठीक है, मैं कल सुबह उससे मिलती हूँ, गुड नाइट। ये कहकर आरोही ने कॉल काट कर दिया। उसने दीवार घड़ी में टाइम देखा, लगभग अब सुबह होने ही वाली थी। उसने मन में सोचा कि इतनी रात को अद्विजय कहाँ गया था। अचानक उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो अद्विजय उसे वीडियो कॉल कर रहा था। कॉल पिक कर आरोही ने बिस्तर पर सोती धानी को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता तुरंत दूर हो गई। अद्विजय फिर फ्रंट कैमरा ऑन करके बोला, सो जाओ अब। आरोही ने नोटिस किया कि अद्विजय ये बोलते हुए धानी को ब्लैंकेट से कवर कर रहा था। तभी आरोही बोली, मिस्टर रावत, क्या आप कॉल बिना डिस्कनेक्ट किए सो सकते हैं? क्यों? उसने सवाल किया। मुझे धानी को देखना है, बस। अद्विजय ने आरोही की रिक्वेस्ट सुनकर फोन को टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गया। उन दोनों को सोया देख आरोही भी चैन की नींद सो गई। वहीं एक और कुमार अपने ही बेडरूम में बंद था। जब वो आरोही के कहने पर धानी को अद्विजय के बेडरूम से लेकर एंट्रेंस से बाहर निकला था तो 5 काले कपड़े पहने हट्टे कट्टे आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। वो लोग अद्विजय के पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे। उन्होंने बिना कुछ कहे कुमार को उठाकर उसके रूम में कैद कर दिया था और धानी को वापस अद्विजय के रूम में छोड़कर चले गए थे। अद्विजय अचानक से धानी के लिए काफी पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो गया था। वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। आरोही की मांग में अभी भी अद्विजय का खून था। उसने यह नोटिस नहीं किया और वह उठकर शावर लेते ही सीधा किचन में चली गई। उसने किचन में जाकर गर्मा गर्म अदरक की चाय के साथ आलू के पराठे बनाए। जब वो बाहर आई तो चाचा जी ने उसे देखा। अचानक वो हैरान होकर बोले, आरोही बेटा, ये आपके मांग में सिंदूर? आरोही ये सुनकर थोड़ा शॉक हुई। आरोही, मोहल्ले में तुम्हारे बारे काफी बातें बन रही हैं और निहारिका ने भी मुझे बताया कि तुम उस दिन मंदिर किन्हीं 2 लड़कों के साथ आई थी। क्या तुम अपने चाचा को कुछ भी नहीं बताओगी? इतना पराया हूँ मैं। ये कहकर राघव जी वहाँ से जाने लगे
आरोही ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ कर दो चाचा जी, मुझे माफी नहीं सच जानना है। ये सुनकर आखिर में आरोही ने अपनी दूसरी शादी के बारे में राघव जी और गोलू को बताया। ये सुनकर राघव जी खुश होकर बोले, तुम अदिविजय रावत की पति हो, वो बिजनेसमैन? हाँ चाचा जी, और निकिता ने आपको जो भी बताया वो झूठ है। अदिविजय तो कई दिनों से ऑफिस गए ही नहीं। राघव जी बोले, आरोही, मैं अपनी बेटी को हाथ से निकलने से नहीं रोक पाया। वो अब गलत रास्ते पर जा चुकी है। अब बस मैं तुम्हारे और गोलू के लिए ही जी रहा हूँ। ममता और निकिता से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आरोही ने वहाँ चाय नाश्ता करके चाचा जी से काफी बातें की। फिर वो सौम्या और मिस्टी के साथ वापस रावत विला आ गई। आरोही ने घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। धानी की मेडिसिन का टाइम हो चुका था। वो जल्दी से बेडरूम में पहुंची, जहां उसने धानी को स्विमिंग सूट में इधर उधर घूमते हुए देखा। जैसे ही उसने बेडरूम में कदम रखा, वो पानी पर पैर रखते ही फिसल कर गिर गई। अद्विजय जो बाथरूम में थक, वो आरोही की चीख सुनकर बाहर आया और उसने आरोही को गोद में उठाया। आरोही का पैर मुड़ चुका था। जब उसने बिस्तर से नीचे अपना पर रखा तो वो दर्द से चिल्लाई, अद्विजय, आप मुझे नीचे उतारिए, आपको खुद चोट लगी है। ये सुनकर अद्विजय कुछ नहीं बोला। वो उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने आरोही को वहां बैठाते हुए कहा, तब तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। आरोही ने अद्विजय की आंखों में देखा। जो कभी शोला हो जाता है तो कभी शबनम आरोही के लिए उस आदमी को समझना काफी मुश्किल था। आरोही को बाथरूम में छोड़कर अद्विजय बाहर आया। उसने आरोही के लिए आज व्हाइट कलर की साड़ी निकाली। बाथरूम में जाकर उसने आरोही को साड़ी दी और अद्विजय ने पूछा, क्या मैं शॉवर लेने में तुम्हारी हेल्प करूं? आरोही ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं खुद शावर ले सकती हूँ। ये कहकर उसने अद्विजय के हाथ से कपड़े खींच लिए। अद्विजय मुस्कुराया और बाथरूम से बाहर चला गया। जब आरोही रूम में आई तो अद्विजय रूम में नहीं था। पिल्लो पर उसने एक पेपर को रख देखा। जब उसने पेपर को पढ़ा तो वो स्माइल करने लगी। अद्विजय ने आज उसे काम से छुट्टी दी थी और वो खुद ऑफिस चला गया था। आरोही ने फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। आज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बना था क्योंकि मिस्टी किचन में आई थी और उसने आरोही से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे खाना बनाना सीखना है, लेकिन मिस्टी ने किचन में आकर सब कुछ खराब ही किया था। आखिर में मिस्टी ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, भाभी साहब, क्या आपको भी आरोही दीदी की तरह टेस्टी खाना बनाना आता है? ये सुनते ही सौम्या बोली, आरोही से टेस्टी का पता नहीं है, मगर हमें भी खाना बनाना आता है। मिस्टी बोली, अहो तो भाई सा को एक परफेक्ट कुंवारानी सा मिलने वाली है। ये सुनते ही सौम्या हल्के से मुस्कुराई। अचानक आरोही का फोन रिंग करने लगा। आरोही ने सौम्या से कहा कि वो बाकी के लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाए। फिर वो फोन को लेकर एक कोने में चली गई। उसने कॉल पिक किया। राहुल, अब क्या हुआ? ये सुनते ही राहुल बोला, क्या मैं तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देख सकता हूँ? आरोही ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रिपोर्ट्स भिजवाती हूँ। ये सुनते ही राहुल बोला, नहीं, तुम्हें खुद रिपोर्ट्स देने आना होगा। आरोही ने हैरान होकर कहा, नहीं, मैं फिर से तुमसे नहीं मिल सकती। ये सुनते ही राहुल बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने पुराने ससुराल आ जाना, मैं घर पर ही हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद उसने अपने सामने खड़े डॉक्टर को देखा। राहुल इस वक्त रावत हॉस्पिटल में था और उसी डॉक्टर से बात कर रहा था जिसने आरोही के लिए वो झूठी रिपोर्ट्स बनाई थी। उसने उसे डॉक्टर को काफी पैसे ऑफर किए थे, मगर डॉक्टर ने राहुल के सामने वही बात कही जो राजवीर जी ने उससे कही थी। राहुल हॉस्पिटल से निकाल अपने घर पहुंचा। वहीं आरोही भी दंश के साथ गुप्ता हाउस के बाहर आई। दंश ने जब नेम प्लेट को देखा तो वो थोड़ा हैरान हुआ। आरोही ने कहा, दंश, अगर मैं 30 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो आप मुझे अंदर लेने आ जाना। ये सुनते ही दंश ने हाँ में सर हिलाया। आरोही गुप्ता हाउस में अंदर गई। उसने रूपाली को अपनी दोस्तों से बात करते हुए देखा। नौकर काम में लगे हुए थे। जब उन्होंने आरोही को देखा तो एक औरत बोली, अरे ये तो तुम्हारी बहू है ना? ये सुनते ही रूपाली बोली, अब नहीं है, आखिर में मेरे बेटे ने कैरेक्टरलेस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लिया। ये सुनते ही उसकी दोस्त हंसने लगी। आरोही उन सभी को इग्नोर करते हुए एक नौकरानी से बोली,
क्या राहुल घर पर है? आरोही का सवाल सुनकर वो नौकरानी जवाब देती। इससे पहले ही राहुल अपने बेडरूम से बाहर निकाला और उसने आरोही की ओर बढ़ते हुए कहा, आरोही, अपने बेडरूम में चलकर बात करते हैं। ये कहकर आरोही को वो अपनी बेडरूम में ले गया। आरोही ने बिस्तर पर कुछ लेटर्स को रखे देखा। वो लेटर्स काफी कलर्स में थे। राहुल बोला, आरोही, ये वही लव लेटर्स है ना जो तुमने मेरे लिए लिखे थे? आज मैंने इन्हें पढ़ा। आरोही ने कहा, मैं इस घर से जाने से पहले इनको जलाना भूल गई थी। ये सुनते ही राहुल बोला, तुमने कितना टाइम वेस्ट किया होगा ना ये सब करने में। राहुल, मैं यहाँ सिर्फ प्रेगनेंसी रिपोर्ट देने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। ये कहकर आरोही ने अपने पर्स से रिपोर्ट्स निकालकर राहुल के सामने कर दी। राहुल ने रिपोर्ट्स को बिना पढ़े कहा, तुमने कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो ये बात सच ही होगी। वैसे मैं काफी खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच काफी प्यार है। आरोही ने कहा, राहुल, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही राहुल बोला, आरोही, यहाँ पर तुम्हारा काफी सामान है, क्या तुम उसे लेना नहीं चाहोगी? आरोही पलटी। राहुल ने आरोही के सामने एक एक ची जस की। क्या था राहुल के हाथ में? क्या पनप रहा है अद्विजय और धानी के बीच अनकहा रिश्ता? क्या होगा जब धानी अपने असली डैड से मिलेगी? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।